अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजलुर रहमान का इख्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिप्लेसमेंट अगर JUI है तो फिर सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं होगी तो फिर कोई कौमी पार्टी नहीं होगी। उनका कहना था कि जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी हुई, लगता है जरदारी की डील नहीं हुई। JUI का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नहाद ही जो उठना भी जो है वो भी मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है। और फजलुर रहमान साहब का इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज़ाद जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। तो लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज अगर डील मिल गई होती जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। जलसों में इस तरह की बातें वो करते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद खत्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। JUI की फतह हमारी फतह है। मरियम नवाज ने हुकूमत को अपने ही सूबे में बदतरीन शिकस्त पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा ये KPK को अपना घर कहते थे, ना लायकी ना अहली के रिकॉर्ड टूट रहे हो तो नाकामी ही होगी। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा दे दिया। कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का निशान बन गया है, अभी भी वक्त है, इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें और घर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में मुबारकबाद देती हूँ और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। उनको देखा तो खुशी हुई। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी ना अहली और बुरी परफॉर्मेंस के अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा, जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं। नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। इमरान खान को ये चाहिए कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मरियम नवाज चचा के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का जवाब दें। मरियम बीबी जवाब दें कि किन खिदमात पर कतरियों ने आपको पैसे दिए। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज पर एक बार फिर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है ये तो वक्त बताएगा। शहबाज गिल ने कहा तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, मुकम्मल नताइज आएंगे तो आप देखेंगे PTI सबसे आगे है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को बरतानवी अखबार का टाउट करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा शहजाद अकबर रोज PID में बैठकर कागज लहराते थे। तर्जुमान नून लीग ने कहा इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल की स्टोरी प्लांट कराई और वो माफियाज के मास्टरमाइंड हैं। शहबाज शरीफ को अदालत ने जमानत दी, आज तक उनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं दिए गए। मेल की स्टोरी इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्लांट कराई थी डेली मेल के अंदर। शहजाद अकबर साहब PID में रोज बैठकर कागज लहराते थे कि इतना अरब चला गया। मास्टरमाइंड जो इस वक्त माफिया और ATMs का है, जो करप्शन मुल्क में हो रही है, आटा चीनी बिजली गैस दवाई की, वो कह रहा है कि ये इल्जामात लगाओ शहबाज शरीफ के ऊपर। और जब आपने उनको अरेस्ट किया तो 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बेल दी। 4 महीने की मोहलत थी, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपने सबूत जमा कराए बेल के खिलाफ? अगर आपके पास इतने शवाहिद मौजूद थे, वो शवाहिद आपने डेविड रोज को दिए जो कि 5वीं एक्सटेंशन मांग रहा है 2 साल के अंदर। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम औरंगजेब ने कुछ चीज़ों पर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब की आज की तकरीर की 2 वजूहात हैं। एक बात यह है कि सुना है मरियम नवाज की कोई नई ऑडियो आ रही है। मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ हो रही है। मरियम औरंगजेब की तकलीफ की दूसरी वजह यह है कि FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तफसीली चालान अदालत में जमा कराया।
ایک اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ڈیلی میل کی سٹوری کو لے کے کافی زیادہ باتیں کی اور یہ فرمایا کوئی ثبوت نہیں ہے ڈیلی میل کے پاس. تو دیکھیے ڈیلی میل کے اوپر تو سب سے بڑی بات جو قوم سے جھوٹ بولا وہ تو آپ کے شہباز شریف نے بولا. شہباز شریف صاحب نے پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ تہیہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ وہ شہزاد اکبر کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ کریں گے اور مجھے لندن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے. میں آج بھی شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آپ کسی بھی عدالت میں بلا لیجئے, میں تمام ثبوت لے کے حاضر ہو جاؤں گا. 7 ارب سے زائد کے اثاثے جو شہباز شریف اور ان کے بیوی اور بچوں کے ہیں وہ 2008 سے لے کے 2018 تک کی مدت میں بڑے ہیں 7 ارب روپے. ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں تبدیلی کا رخ اب پنجاب کی جانب ہے. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے بلدیاتی الیکشن میں سرکاری وسائل استعمال کیے مگر پھر بھی عوام نے انہیں مسترد کر دیا. وہ پروگرام لائف وتھ مجاہد میں گفتگو کر رہے تھے. آج جو بلدیاتی الیکشن تھے وہاں بھی آر ٹی ایس کی کمال کہیں دکھائی نہیں دی. اگرچہ حکومت نے سرکاری وسائل استعمال کی, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی, صوبائی وزراء, وفاقی وزراء بشمول عمران خان, تمام مشینری, تمام حربے, تمام منصوبے اس مقصد کے لیے استعمال کی کہ ایک بار پھر 25-18 کے طریقے سے ووٹ کو چوری کر کے ملک پر بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں مسلط ہو عوام پر. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام نے اس کو شکست دے کر تبدیلی کا ایک راستہ ہموار کر کے اب پنجاب کی طرف منہ کر رہی ہے تبدیلی. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست پر وزیراعظم عمران خان برہم. وزیراعلیٰ کے پی محمود خان نے وزیراعظم کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی. وزیراعلیٰ محمود خان نے وزیراعظم سے اہم حکومتی شخصیت کی شکایت کر دی. وزیراعلیٰ نے پارٹی ورکرز کو ناراض کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. وزیراعظم نے محمود خان کو پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مضبوط امیدوار میدان میں اتارنے کا ٹاسک سونپ دیا. پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس 27 دسمبر کو ہوگا. چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فارن فنڈنگ کیس پر اسکروٹنی کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کی گھر گھر تصدیق میں 10 روز کی توسیع کر دی. عوامی سہولت کے لیے 31 دسمبر تک گھر گھر انتخابی فہرستوں کی تصدیق کی جائے گی. الیکشن کمیشن کی 8300 پر میسج سروس 31 دسمبر تک فری ہوگی. ہماری اپنی غلطیوں کے باعث ملک نیچے جاتا رہا. ماضی میں حکمرانوں کی ترجیح پاکستان کے عوام نہیں بلکہ ڈالرز تھے. دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کی حکومت آپ کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن وہاں انسان بستے ہیں. افغانستان میں فوری امداد کی ضرورت ہے. 80s میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی, بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات, انفارچونیٹلی ڈالرز تھے. اور جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے, اپنے پرنسپل سے ہٹ کے فیصلے کریں گے مٹیریلزم پہ, اس کا ایک کانسیکوینسز ہے اور وہ کانسیکوینسز تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ نچلے سائیکلز پہ آتے ہیں, ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. 15 اگست ہوا, اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. یہ 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں, انسان ہیں, ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے. خبر آپ کو دیں, بھارت اپنی مکارانہ چالوں سے باز نہ آیا. ایک بار پھر ہمسایوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. پاکستان اور چین سے خطرات کا بہانہ بنا کر مودی سرکار نے پنجاب سیکٹر میں روسی ساختہ میزائل دفاعی نظام S-400 کی تنصیب شروع کر دی ہے. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس نے بھارت کو S-400 میزائل دفاعی نظام کی فراہمی شروع کر دی ہے اور دفاعی نظام کے پہلے اسکواڈرن کی ترسیل رواں ماہ مکمل ہو جائے گی. رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے S-400 میزائل دفاعی نظام کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے جو آئندہ چند ہفتوں میں آپریشنل ہو جائے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق میزائل دفاعی نظام کا پہلا اسکواڈرن سمندری اور فضائی راستے سے پہنچایا جا رہا ہے جسے تیزی سے متعلقہ مقام پر نصب کیا جائے گا. گزشتہ دنوں روسی صدر پیوٹن بھارت پہنچے تھے جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد بھارتی سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کو رواں ماہ روسی میزائل سسٹم S-400 کی ترسیل شروع ہو گئی ہے جو اب جاری رہے گی. واضح رہے کہ امریکی دباؤ کے باوجود بھارت نے روس کے ساتھ 2018 میں 5 دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری کا $5.5 ارب کا معاہدہ کیا تھا.
और पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। रूसी साख्ता मिसाइल प्रोग्राम S-400 की पाकिस्तानी सरहदों पर तैनाती के बाद पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक बाबर 1B क्रूज मिसाइल का तजुर्बा रेंज में इजाफे से मुतालिक था। DGSPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। जिला खैरपुर में पानी की मोटर की चोरी पर मामूली तकरार पर 6 अफराद की जान चली गई। पीर जो गोट के करीब नारेजो और मंगीजो बरादरी में तसादुम के दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग से दोनों बरादरी के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करके 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। रजा अली जाफरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के जिले खैरपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक पीर जो गोट के करीब नारेजो और मंगीजो बरादरी में तसादुम के दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में पानी की मोटर की चोरी की मामूली तकरार मुसल्ला तसादुम में तब्दील हो गई। फायरिंग से नारेजो और मंगीजो बरादरी के 3 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को पीर जो गोट के अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में दोनों शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करके 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है। वाक़े के बाद से पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है, जबकि इलाके में खौफ की फिजा है। कैमरा टीम के साथ रजा अली जाफरी, GTV न्यूज खैरपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के गेट पर फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में असलहे के साथ एक शख्स यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। असलहा देखकर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स भी एक कमरे में छुप गए थे। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं और जल्द ही मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काजी अहमद में ज़रई ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ किसानों का 36 घंटों बाद भी धरना जारी है। शहीद बेनज़ीराबाद, नवाब वली, मोहम्मद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, जबकि शाहरा के दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। धरने में शामिल खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद सर्द मौसम के बावजूद भूखे प्यासे बैठे हैं। दूसरी जानिब सिंध यूनाइटेड पार्टी का कहना है कि ताकत के बलबूते पर धरना खत्म कराया गया तो हालात की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा के कत्ल में मुलव्विस 34 मुल्जिमान को रिमांड पूरा होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस अब तक 85 मुल्जिमान को ATC की अदालत में पेश कर चुकी है। मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी को आहू और सिस्कियों के साथ कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वो गुज़िश्ता जुमेरात से निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज़ेरे इलाज थे। खून की बीमारियों से नर्व आज़मा मरीजों के लिए जिंदगी की अलामत समझे जाने वाले मारूफ माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1996 में पाकिस्तान में बोन मेरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया। उन्होंने बोन मेरो ट्रांसप्लांट के 650 ऑपरेशन किए और 100 से ज्यादा तहकीकी मज़ामीन लिखे। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान वायरस से सेहतयाब होने वालों के प्लाज्मा से कोविड-19 के मरीजों के इलाज का ख्याल भी डॉक्टर ताहिर शमसी को ही आया। अमेरिका में डॉक्टरों की एक गैर सरकारी तंजीम डाउ ग्रेडिट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डॉक्टर ताहिर शमसी को उनकी खिदमात के एतराफ में 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 2011 में खून से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज कायम किया। डॉक्टर ताहिर शमसी NIBD में स्टीम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर भी थे और वो रॉयल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट फेलो भी थे। डॉक्टर ताहिर शमसी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लाहौर में दौरान इलाज हुकूमती मेडिकल बोर्ड के रुकन भी रहे। डॉक्टर ताहिर शमसी की काबिशों से बोन मेरो ट्रांसप्लांट और खून के दीगर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सका। उनकी तिब्बी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली की सेहत में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आबिद अली कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं और माहिर अमराज कल्ब की जेर निगरानी उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आबिद अली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची में जारी मैच के दौरान उन्हें सीने और बाएं कंधे में तकलीफ हुई और अस्पताल मुंतकिली पर कौमी क्रिकेटर को एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम की तशखीस हुई। PCB तर्जुमान का कहना है कि आबिद अली की हालत खतरे से बाहर है और जल्द अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जाएगी।
और अभी बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। जी हां जनाब, कौमी हॉकी टीम शिकस्त की रिवायत नहीं भूली। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया के हाथों शिकस्त खाकर इवेंट से ही बाहर हो गया है। जनूबी कोरिया ने सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आलमी दुनिया से खबर यह है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में इसराइल मुलव्विस था। साबिक इसराइली इंटेलिजेंस चीफ का दावा। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह मेजर जनरल तामीर हैमन का कहना है कि तल अवीव हुकूमत अमरीकी ड्रोन हमले में आला ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्विस थी। साबिक इसराइली चीफ ने कहा कि सुलेमानी का कत्ल एक कामयाबी है, क्योंकि मेरी नज़र में हमारे असल दुश्मन ईरानी ही हैं। फलस्तीनी कॉज के लिए मुतहरिक बाएं बाजू के 35 साला सियासतदान गैब्रियल बोक चिली के अब तक के मुंतखब होने वाले कम उम्र तरीन सदर बन गए हैं। चिली के नए सदर फलस्तीन के हामी हैं। गैब्रियल बोक ने इसराइली बस्तियों की बॉयकॉट की हिमायत की है और वो इसराइल के सख्त नाक़िद भी हैं। गैब्रियल बोक ने एक कानून साज के तौर पर चिली की नेशनल कांग्रेस में एक बिल की हिमायत की थी, जिसमें मकबूजा मगरबी और मशरकी यरूशलेम में इसराइली बस्तियों और इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान की पहाड़ों से सामान, खिदमात और मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालिबा किया गया था। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही हीटर और गीजर की मांग में इजाफा हो गया। गैस बहरान के बायस शहरी बिजली के हीटर खरीदने पर मजबूर हो गए। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। कोयटा में कड़ाके की सर्दी ठंड बर्दाश्त से बाहर हुई तो हीटर और गीजर की फरोख्त में इजाफा देखा गया। गैस की किल्लत के बायस बिजली के हीटर की मांग बढ़ गई। गैस का जो हालत आजकल जो कोयटे का ऐसा है कि बहुत कम है, तो इस वजह से जो है लोग जो है फिर बिजली के गीजरे खरीदते हैं और बिजली के जो हीटर खरीदते हैं। शहरियों ने हीटर की खरीदारी के दौरान महंगाई का शिकवा भी कर दिया। वो गैस नहीं है, गैस की वजह से बिजली का हीटर लेना चाहता हूँ, लेकिन बिजली भी बहुत महंगी है। शहरियों ने हुकूमत से गैस की किल्लत पे काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती शरह कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी चैलेंज बन गई। रवा बरस भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर कोई काम ना हो सका। मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की 72,000 से जायद वारदातें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। मजीद तफसीलात अली रजा की इस रिपोर्ट में। हर गुजरते रोज के साथ कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट शहर के बासियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्ट्रीट क्राइम्स की यौमिया 166 वारदातें रवा बर्स बढ़कर 214 से भी तजावज कर गयी। मजमूई तौर पर रवा बर्स स्ट्रीट क्राइम्स की 72,000 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2021 में कराची वाले 47,000 से जायद मोटरसाइकिलों और 23,000 से जायद मोबाइल फोन से महरूम कर दिए गए। इस शहर को क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया गया है। कोई शहर, कोई जगह, कोई गली महफूज नहीं है। सुबह कराची यूनिवर्सिटी से मेरे छोटे भाई की बाइक छीनी गई है, 125 नहीं, और मोबाइल वगैरह सब छीना गया। मैं यहाँ सिम निकलवाने आया हूँ। जनवरी ता नवंबर शहरियों की 1900 से जायद गाड़ियाँ भी चोरी या छीन ली गयी। गन पॉइंट पे मेरा मोबाइल छीन लिया है और मैं थाने गया अपने करीबी, तो वहाँ पे इतने सवालात मुझसे हुए कि दोबारा मोबाइल लेने की उम्मीद ही नहीं है, और ना ये क्राइम रोकने के लिए सिंध पुलिस कुछ कर रही है। साल 2020 की निस्बत रवा बर्स मोटरसाइकिल छीनने में 86% और चोरी में 34% इजाफा हुआ। गाड़ी चोरी होने के वाकयात 21% और छीनने के वाकयात में 19% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बर्स के मुकाबले में रवा बर्स मोबाइल फोन छीनने की भी 17% ज्यादा वारदातें हुई और साल 2020 में मोटरसाइकिल चोरी की 31,999 और छीने जाने की 2,228 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। मोबाइल स्नैचिंग हो गई, गाड़ी स्नैचिंग हो गई, बहुत परेशानी है, खास तौर पर ये ओल्ड सिटी एरिया। गुज़िश्ता बर्स शहरियों को 19,780 मोबाइल फोन और 1,580 गाड़ियों से महरूम किया गया था। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में सालाना कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने तमाम सूबों की सकाफत को अपने अपने अंदाज में उजागर किया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
لاہور کی مقامی یونیورسٹی میں سالانہ کلچر ڈے کا انعقاد ہوا، جس میں طلبہ نے تمام صوبوں کی ثقافت کو اپنے اپنے انداز میں اجاگر کیا۔ کسی نے پنجابی تو کسی نے بلوچی اور سندھی لباس زیب تن کیا، تو کوئی گلگت کی ٹوپی پہنے روایتی بنگڑا بھی ڈالتا رہا۔ طالبہ کا کہنا تھا، ہم کسی بھی صوبے سے ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایکچولی یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، یہ ہمارے سارے صوبوں کو، ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایونٹ ہونا چاہیے ہر یونیورسٹی میں، اچھا ہے۔ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ہم لوگ اسٹڈیز میں رہ کے ایک چیز ہو جاتی ہے، ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ملنا چاہیے۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا، کلچر ڈے کا مقصد بچوں کو اپنے قدیمی ثقافت سے روشنا کروانا ہے۔ باہر اسٹوڈنٹس اس وقت اپنے اپنے علاقے کے کلچرز کو اپنے روایتی انہی ڈریسز میں، روایتی ڈانسوں کے ساتھ وہ اپنا منا رہے ہیں۔ فیسٹیول میں یہاں طلبہ نے تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا، وہاں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے کلچر ڈے کے موقع پر تمام صوبوں کے روایتی لباس زیبتن کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم کسی بھی صوبے سے ہوں مگر ہم ہیں پاکستانی۔ کیمرہ مین محمد اکرم کے ساتھ میاں شعیب احمد، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔